ना उसने छोटे कपड़े पहने थे, ना वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रही थी, और ना ही आधी रात को वो अकेली घूम रही थी। कि रात के 12:30 तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। तो क्या उसकी गलती ये थी कि एक लंबी शिफ्ट में काम करने के बाद उसकी थोड़ी सी आंख लग गई और उसने आराम करके दरिंदे को एक मौका दे दिया। बंगाल में हुए ट्रेनी डॉक्टर की निर्दयी हत्या और उससे पहले हुए बलात्कार ने पूरे देश की रूह कपा दी है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। लोग इसे निर्भया कांड जैसे हैवानियत से जोड़ कर देख रहे हैं, क्योंकि पीड़ित डॉक्टर की जो हालत बताई गई उसे आप सुन भी नहीं पाएंगे। हालांकि पिछले दिनों अगर आपने खबरों को ध्यान से देखा होगा तो पता चला होगा कि कैसे पुलिस ने अपने तेज दिमाग से ब्लूटूथ के टूटे वायर और सीसीटीवी को देखकर ही हत्यारे का पता लगा लेते हैं, उसे गिरफ्तार भी कर लेते हैं, और आरोपी पहले ही पूछताछ में गिड़गिड़ाकर कहने लगता है कि वही गुनहगार है, उसे फांसी दे दिया जाए। सब कुछ बहुत सिंपल लग रहा होगा कि इतने जल्दी आरोपी पकड़ा गया और खुद ही फांसी की सजा भी मांग रहा है। तो सवाल ये है कि अगर सब कुछ सॉल्व हो गया है तो ये केस सीबीआई के हाथ में क्यों सौंप दिया गया? सीबीआई इस केस में अब क्या नया खुलासा करेगी? इससे भी जरूरी एक दो सवाल और है कि जब लाश को देखकर ही कोई भी बता सकता था कि ये मर्डर है, फिर ट्रेनी डॉक्टर के परिवार वाले को क्यों बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है? आखिर क्यों लड़की के परिवार वालों को घंटों तक उनकी बच्ची की लाश से दूर रखा गया, उसे देखने तक नहीं दिया गया कि आखिर उसकी बेटी कैसी है? और सबसे जरूरी कि वायरल हो रहे चैट और कॉल डिटेल्स में किसे बचाए जाने की बात हो रही है? क्यों ये बात उठ रही है कि ये महज रेप नहीं बल्कि गैंग रेप है, जबकि पुलिस ने तो केस सॉल्व कर दिया है ना? मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस के जांच में कोई ना कोई चूक तो हुई है, या शायद किसी को बचाने की साजिश है। ऐसे में सीबीआई के लिए ये केस बहुत चुनौती वाला होने वाला है, क्योंकि एक सॉल्व हो चुके केस की जांच करनी है कि ये कितना सही है और कितना गलत है। तो आइए अब मैं आपको मोटे मोटे तौर पर वो सभी चीजें बताता हूँ कि कहाँ क्या चीजें रह गई और सीबीआई को इस केस में किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये पूरा मामला क्या है जो इतना अभी हाईलाइट हो रहा है और काफ़ी दिल को दुखाने वाला है कि अगर भारत देश में इस तरह से ही महिला के साथ अगर इस तरह से हैवानियत हो रही है तो क्या करे महिला? कहाँ जाए वो? किससे अपनी सुरक्षा मांगे? क्या वो घर से निकलना बंद कर दे? हुआ क्या था उस रात, उसे समझिए। देखिए, जिस रात पूरा भारत नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद कर रहा था ना, उस रात आरजी कर अस्पताल में भी कुछ ट्रेनी डॉक्टर मैच देखने की तैयारी में थे। सभी ने साथ में डिनर किया, मैच भी देख रहे थे। फिर सभी चले गए और उन्हीं में से एक ट्रेनी डॉक्टर वहीं आराम करने के लिए रुक गई। सेमिनार हॉल था वो, अस्पताल वगैरह में होता है जहाँ लोग मीटिंग करते हैं, कुछ बातचीत होती है, कोई कॉन्फ्रेंस होता है, वैसे सेमिनार हॉल था वो। तो वहाँ वो रुककर आराम करने लगी। और अब तक के पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसी बीच रात के 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच ये हैवानियत हुई उस डॉक्टर के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ, जिसमें बलात्कार करने के दौरान उसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया और फिर गला दबाकर उसे मार दिया गया। आगे इस हैवानियत के आरोप में सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपना गुनाह भी कबूल लिया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहानी कुछ और ही है, जिससे ये साफ साफ पता लगता है कि किसी को तो बचाने की साजिश हो रही है, कोशिश की जा रही है। हालांकि जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं ना आपको, यानी 14 अगस्त 2024, तब तक सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच गई है और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक बंगाल पुलिस ने आज सीबीआई को महिला डॉक्टर के रेप मर्डर केस की डायरी भी हैंडओवर कर दी है। अब सीबीआई वापस से नए सिरे से इस पूरे केस की जांच करेगी।
लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर शुरुआती जांच में हेर फेर हो जाए ना, या ध्यान न दिया जाए ठीक से जांच पर, तो सीबीआई के हाथ में भी कुछ नहीं होता है। आरुषि तलवार डबल मर्डर केस जो नोएडा में हुआ था, वो इस बात की गवाही भी देती है, जहां पुलिस की लापरवाही के वजह से सीबीआई एक मर्डर केस भी सॉल्व करने के लायक नहीं बचती है। बंगाल के इस केस में भी कुछ ऐसे ही आसार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला और बड़ा चैलेंज इस केस में सीबीआई के लिए रहेगा कि अब अगर वो चाहे भी ना तो दोबारा से पोस्टमार्टम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर के शव का अंतिम संस्कार हो चुका है। ऐसे में अब सीबीआई को बंगाल सरकार की पुलिस की ओर से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है उसी पर डिपेंड रहना होगा, उसी के आधार पर सारी जांच करनी होगी। लेकिन इसी रिपोर्ट में दो बातें ध्यान देने लायक है जो शायद खुद बंगाल पुलिस चूक गई। पहला ये कि जिस तरह से ब्रूटल चोटें पीड़िता को लगी है वो किसी एक इंसान का एक ही समय में करना पॉसिबल नहीं लगता है। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज और पाया गया है, जितने क्वांटिटी में सीमेन मिला है ना उस पीड़ित डॉक्टर के बॉडी से, उस पर शक जताया जा रहा है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये सिर्फ एक इंसान के ही सीमेन हो। यानी शक ये भी जताया जा रहा है कि ये मामला रेप का नहीं बल्कि गैंग रेप का है। कई और लोग होंगे जिनका अभी तक ना नाम सामने आया है, ना शामिल होने की बात की जा रही है। तो किसे बचाया जा रहा है, इस बात की भी जांच सीबीआई को करनी होगी। अब आगे आते हैं कुछ और पॉइंट पर भी। तो देखिए, आरोप ये भी है कि आरजीकर अस्पताल में ना मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है उस एरिया में भी जो कि इस क्राइम से जुड़ा हुआ है। खास करके सेमिनार रूम से जुड़े सबूतों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है, ऐसा आरोप है। ऐसा क्यों किया गया है या क्यों किया जा रहा है, इस सवाल का भी जवाब सीबीआई को खोजना होगा। हालांकि इस बीच वायरल चैट और फोन रिकॉर्ड हॉट टॉपिक बना हुआ है। डॉक्टरों के बीच बातचीत की वायरल चैट में कहा जा रहा है कि इस घटना के बारे में कई लोगों को पहले से ही जानकारी थी। साथ ही साथ ये भी दावा किया गया है कि उन्हें धमकियां मिल रही है कि अगर मुंह खोला तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और तो और किसी राजनीतिक पहुंच वाले ट्रेनी डॉक्टर के भी इसमें मिले होने का शक जताया जा रहा है। बात ये उठ रही है कि उसकी पहुंच इतनी बड़ी है कि उस तक कोई पहुंच नहीं सकता है। हालांकि अब सीबीआई जांच कर रही है तो नए सिरे से ही जांच करेगी और ट्रेनी डॉक्टर के जितने भी एसोसिएट हैं उनसे भी पूछताछ होगी और पता लगाया जाएगा कि ये जो चैट वायरल हो रहा है इसमें कितनी सच्चाई है और सच में कोई ट्रेनी डॉक्टर भी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। साथ ही साथ सीबीआई हत्या के सीन को रिक्रिएट भी करेगी और देखेगी कि कोलकाता पुलिस को दिए गए संजय के बयान मेल खाते हैं या नहीं। ये इसलिए किया जाता है ताकि पता लग सके कि किसी ने गवाही सही दी है या गलत। इसे समझने के लिए ना आप आनंद पाल के एनकाउंटर वाले रिक्रिएट को याद कीजिए, जो कहानी मैंने सुनाई थी। उस केस में पुलिस ने बयान ये दिया था कि वो जब आनंद पाल को पकड़ने गए थे तो वो सीढ़ी से गोली चला रहे थे और आनंद पाल छत से उन पर गोली चला रहा था। लेकिन हुआ था क्या, इस केस में जो सबूत मिले थे उस मुताबिक गोली के जो खोखे थे ना पुलिस के, वो छत से बरामद हुए। यानी कि पुलिस छत पर जाकर गोली चला रही थी, यानी वो झूठ बोल रहे थे और उनका बयान सबूत से मेल नहीं खा रहा था और वो पकड़े गए। तो कुल मिलाकर अब इस केस में भी सीबीआई को पुलिस के जांच को वेरीफाई करना है और अगर इसमें पुलिस की जांच गलत निकली, जिसकी बहुत ज़्यादा चांसेज है, तो फिर सीबीआई को असली गुनहगार तक भी पहुंचना होगा। बाकी इस केस को लेकर देश भर में बात हो रही है और होनी भी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि असली गुनहगार जो हो उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिले। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी सोचने पर मजबूर हूँ कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है, कोई इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। हर दूसरे दिन ऐसी खबर क्यों सुनने को मिल रहा है। इस पर हमारे देश की जो सरकार है, पुलिस है, हमारी सोसाइटी जो है वो क्या सोच रहे हैं, और नहीं कुछ सोच रहे हैं तो सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो हम किस ओर बढ़ रहे हैं हमें इसका पता नहीं। इसलिए ज़रूरी ये है कि एक बेहतर समाज के लिए हम सभी को सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने समाज में बेहतरी ला सकते हैं। इसलिए ऐसे मुद्दों पे बात करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, ताकि लोग समझें कि क्या सही है क्या गलत है। आज की ये कहानी रूह को कपा देने वाली है।
हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे और जो असली गुनहगार है ना वो बाहर आए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पंचम प्रकाश मिलता रहूँगा आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।